नमस्कार, मैं अजय आदित्य आप सभी का आपके अपने परिवार द एडुमिरर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा और विश्वास करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। आप लोग की पढ़ाई लिखाई का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सेट नंबर 14 का इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के तहत बनाए जाने वाले सभी प्रश्नों का हम लोग कलेक्शन रखते हैं यहाँ पे, और जो अति संभावित प्रश्न होते हैं उन्हें हम लोग सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आज का जो हम लोग का सेट नंबर होगा, सेट नंबर 14 देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिए। यह सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है जो आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने देखिएगा स्क्रीन पे कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है। राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है, या लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, या प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए, जैसे अभी आज या कल अभी आया यूपी टेट का रिजल्ट, वहाँ जो इसके पहले यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वहाँ पर डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ ही दिया गया था। और देखिए आज आ भी गया इत्तेफाक से। तो देखेंगे जब उपराष्ट्रपति की अगर चर्चा होती है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित नहीं होती है, वह संसद के दोनों, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति की, देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है, न कि राष्ट्रपति के बारे में पूछा है। तो उपराष्ट्रपति की जब चर्चा की जाती है तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह लोग भाग लेते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और न कि ये जो राज्यों की जो विधानसभा होती हैं ये विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे उपराष्ट्रपति की जगह पूछ देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से लोग भाग लेते हैं, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि लोकसभा तथा राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के व 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वह समय होती है राष्ट्रपति में, यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो। और यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और इसमें चाहे वह सदस्य निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, सभी सदस्य भाग लेते हैं यह उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो आपका क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक ना, ये आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं में है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ गया आपके। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि संघ राज्य एवं राज्य क्षेत्र है। 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन, राष्ट्रपति का चुनाव, न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर के अधिनियम। तो दोस्तों देखिए भारतीय संविधान की जो अनुसूची है यानी 7वीं की बात कर रहा है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, जो मूल संविधान में 8 थीं। अब ये जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, इसके बारे में अगर पूछा गया है तो आप बताएंगे कि 3 सूचियों के अधिकारों का विभाजन किया गया है। ठीक है, 3 सूचियों के अधिकारों का विभाजन किया गया है, यानी कि 7वीं जो अनुसूची होती है ना, ये 7वीं अनुसूची होती है। और 7वीं अनुसूची में अगर देखा जाए कि 3 क्या होती हैं, देखेंगे कि संघ सूची होती है ना, संघ सूची, और कौन सी होती है, राज्य सूची होती है, और कौन सी होती है, समवर्ती सूची होती है। इन 3 सूचियों में विभाजन किया गया है। दरअसल क्या है कि जैसे हम लोग देखेंगे कि 3 सूचियों में अधिकारों को विभाजन किया गया, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं, जैसे विधायी शक्ति होगी, प्रशासनिक शक्ति हो गई, ये सब जो शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्ति, तो ये सब विभाजन जो होता है 3 सूचियों में जो अधिकार दिए गए हैं कि नहीं, ये अधिकार इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा संघ का होगा, यानी केंद्र का होगा, इस विषय पर अधिकार होगा राज्य का होगा, इस पर समवर्ती पे दोनों का होगा। तो इसी तरह से जो बात की जाती है, हम लोग देखते हैं ये तीनों सूचियों का अधिकारों का विभाजन भारतीय संविधान के ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। और बात किया जाए इसके तहत हम लोग बात अगर करते हैं तो इसमें देखेंगे वर्तमान में जो है 100 विषय रखे गए हैं, और इसमें वर्तमान में 61 विषय रखे गए हैं। इसमें वर्तमान में समवर्ती में अर्थात 52 विषय रखे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे कि जैसे ये हम लोग देखते हैं कि कुछ जैसे बातें होती हैं कि इस पर अधिकार जो होता है संघ सूची पे केंद्र का होता है ना, केंद्र सरकार का होता है, राज्य सूची पर राज्यों का होता है, और उसके बाद देखेंगे कि समवर्ती सूची पर इन दोनों का होता है। इसमें विषय कौन से होते हैं थोड़ा सा एक बार नज़र लगाते हैं, देखते हैं कि नहीं क्या होते हैं। तो संघ सूची में जैसे देखेंगे इंडियन रेलवे हो जाती है, या फिर इंडियन आर्मी हो जाती है। ऐसे जो होते हैं केंद्रीय मुद्दे होते हैं, केंद्रीय स्तर की, यानी राष्ट्रीय स्तर की, जो राष्ट्रीय स्तर के महत्व की जो बातें होती हैं वह केंद्र सूची में होती हैं। राज्य स्तर यानी स्थानीय स्तर की जो बातें होती हैं वह राज्य सूची में होती हैं। जैसे देखेंगे कि राज्य स्तर पर हम लोग देखते हैं कृषि हो जाती है ना, पुलिस हो जाती है, अल्कोहल यानी दारू हो जाता है, ये राज्य सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची में देखेंगे जैसे वन हो गया, शिक्षा हो गई है ना, न्याय प्रशासन हो गया, नाप तौल हो गया,
पशु पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीवों का ना, ये जो होता है ये सब कौन है, समवर्ती। इसके अलावा भी जो बचता है उसे हम लोग रखते हैं अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत, ठीक ना। किसके अंतर्गत, वो होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं उस पर भी केंद्र का ही अधिकार होता है, ठीक ना, उस पर भी केंद्र का ही अधिकार होता है। तो इस तरह से आपका ये 7वीं अनुसूची में यहाँ पे विभाजन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का। देखते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। पहले हम लोग देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ये विपक्ष लाती है, जो सरकार होती है उसके विरोध में लाती है, उसके विपक्ष में लाती है कि नहीं, जो सरकार है वह सही काम नहीं कर रही है तो उसके विपक्ष जो दल होता है वह अविश्वास प्रस्ताव लाता है सरकार के विरुद्ध। और जो सरकार लाती है, जो सत्ता में होती है गवर्नमेंट, वह जो प्रस्ताव लाती है वह विश्वास प्रस्ताव लाती है। अब देखते हैं कि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। यह बात बिल्कुल सही कह दी गई है कि हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, उल्लेख अगर अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ किसी भी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, जैसे देखेंगे कि काम रोको प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, ये सब जितने भी प्रस्ताव हैं इन किसी भी प्रस्ताव का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। पहली बात सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव जो दोस्तों होता है वह लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यह बात बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव है तो कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कम से कम कितना होने चाहिए, 50 सदस्य होने ही चाहिए, ठीक है। इसमें कम से कम इसमें 50 सदस्यों की सहमति होनी ही चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को। और लोकसभा में कार्य संचालन नियम 198 के तहत कोई भी सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है, यह भी बात बिल्कुल सही है कि ये प्रक्रिया का देखेंगे नियम 198 में कहा गया है, ठीक ना। देखिए, दरअसल होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे तो जो इसमें बहुत सारी समितियाँ होती हैं, समितियों का किसी भी समिति का उल्लेख नहीं किया गया। वैसे तो समितियाँ 50 से ज़्यादा हैं मगर किसी भी समिति का उल्लेख भी नहीं किया गया। सिर्फ हमारे संविधान में एक समिति का उल्लेख किया गया है, राजभाषा समिति का, और राजभाषा समिति का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में किया गया है, ठीक ना। राजभाषा का उल्लेख जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में किया गया और बाकी किसी भी समिति का उल्लेख नहीं किया गया है। और यहाँ पे हम लोग देखें जो पहली बात थी ये भी सही है, दूसरी बात भी सही है, तीसरी और चौथी, यानी कि कह सकते हैं 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्या लगेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, दरअसल संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रख दी गई है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, मगर आप गलती कर देंगे। 90% चांस है कि आप गलती कर सकते हैं, किंतु यहाँ गलती नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का जो अनुच्छेद 109 है ये कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित होगा, बिल्कुल सही। अनुच्छेद जो होता है 109 क्या होता है, इंट्रोड्यूस करता है, ये बात बिल्कुल सही है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब लोकसभा से ये धन विधेयक अगर पारित हो जाता है तो राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा के पास 14 दिन की मोहलत दी जाती है, 14 दिन की समय दी जाती है और कहा जाता है कि इस 14 दिन में आप देख लीजिए, अगर कोई गलती है, कोई कमियां हैं तो बता दीजिए। उसके बाद 14 दिन के बाद अगर नहीं बताते हैं तो यह पुनः क्या किया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। तो ये 14 दिन के अंदर अगर वह गलती बताते हैं तो भी, नहीं बताते हैं तो भी, सहमति देते हैं तो भी, और नहीं सहमति देते हैं तो भी, अगर ये लोकसभा से पारित हो गया है तो अधिकतम 14 दिन के समय के बाद राज्यसभा से यह स्वतः पारित मान ही लिया जाता है। तो यह जो पहली बात ये भी सही है, दूसरी बात ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन है? तो इसमें कहें केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो दोस्तों इसमें असत्य न तो एक है, क्योंकि एक भी सत्य है और दो भी सत्य है। तो असत्य कौन है? न एक असत्य है न दो असत्य है, यानी कि न तो एक असत्य है और न ही दो असत्य है, यानी कि आपका क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, इसकी ट्यूनिंग क्या है, इसका कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड जो था यहीं छिपा हुआ है।
ठीक ना। इसका कीवर्ड है असत्य, कौन सा, ये पूछा था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 394 में उल्लेख किया गया है कि संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है। नहीं दोस्तों, ये बात तो ये सही है कि भारत का संविधान शीर्षक है, मगर ये जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, यह 394 में नहीं किया गया है, अनुच्छेद 393 में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 393 में किया गया है कि भारत का संविधान शीर्षक जो है, ये अनुच्छेद 393 में बात की गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब जो बातें होती है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 394 में उल्लेख किया गया है कि शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। बिल्कुल सही है, बात सही कह दी गई है दोस्तों कि ये जो शेष बात क्या कह दी है कि ये 394 में कहा गया कि जो शेष भाग यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू, क्योंकि देखिए हमारा जब संविधान बन गया था तो ये 26 नवंबर 1949 को यह तो लागू होता है। मगर दोस्तों ये 1949 को जब लागू हुआ था तो आपको याद होना चाहिए कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ 16 अनुच्छेद यानी कितने, 16 आर्टिकल उस दिन लागू हुए थे, बाकी के आर्टिकल नहीं लागू हुए। बाकी के आर्टिकल कब लागू होते हैं? यानी कि पूर्ण रूप से, यानी इस दिन क्या हुआ था, अंगीकृत या आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर को। ठीक है, इस दिन बन के तैयार हो गया और इसी दिन क्या हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ। किंतु इसे 2 महीने बाद देखेंगे, जब 26 जनवरी 1950 की समय अवधि आती है तब इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। और ये जब 26 नवंबर को जब लागू किया गया तो कहा गया कि 26 नवंबर के बाद बाकी का कब लागू किया जाएगा, तो बाकी का शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। यह बात भारतीय संविधान के 394 आर्टिकल में कह दी गई। इस तरह से आप कह सकते हैं कि केवल 2, पहली बात गलत कही गई है और दूसरी बात जो है यह बिल्कुल सही कही गई है, कहेंगे केवल 2 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोग का, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो है संवैधानिक अधिकार किसे है? देखिए, निम्नलिखित में से किसी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास होता है, न तो राज्यपाल के पास, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री के पास। यह दोस्तों किसके पास होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि यह राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? डी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कहा जाता है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये देखिए, इसका कीवर्ड देखिए, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं कि जैसे मतलब कि ये क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ये असत्य है ना। अब असत्य क्या है? मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं। ठीक है, ये तो सत्य है। ठीक है, मूल अधिकार न्यायोचित हैं, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार क्या है? न्यायोचित है। अगर मानिए कि मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के सहारे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और अनुच्छेद 226 के सहारे कहाँ चले जाएंगे? हाई कोर्ट चले जाएंगे। वाद योग्य है, ठीक है, बिल्कुल है। उच्च न्यायालय द्वारा गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाती है, बिल्कुल की जाती है, ये भी सही है। मूल अधिकार अस्थाई है? नहीं, मूल अधिकार अस्थाई नहीं है, यही बात क्या कह दी गई है, ये असत्य हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तब सही यही बनेगा। दोस्तों, मूल अधिकार अस्थाई नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसे देखेंगे कि जब आपातकाल की स्थिति जब होती है देश में, तो आपातकाल की स्थिति में इसे क्या किया जा सकता है? इसे कम किया जा सकता है, यानी कि इसे क्या किया जा सकता है? विनियमित किया जा सकता है। या फिर उसके बाद देखेंगे कि संसद चाहेगी तो कानून बनाकर, है ना, क्या करेगी? संसद चाहेगी तो कानून बनाकर हमारे मौलिक अधिकारों को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, विनियमित कर सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि मूल अधिकार अस्थाई नहीं है, इन्हें कभी भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे आपातकाल की स्थिति में या फिर संसद कोई कानून बना के चाहे तो बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा सकती है। और देखेंगे घटाया गया है, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकार था, इसे घटाया ही गया। तो इस तरह से आप कहेंगे कि मूल अधिकार अस्थाई है, ये बात गलत कह दी गई और बाकी की जो बात की गई है उपयुक्त तीनों ऑप्शन ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, देखते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। देखिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। देखिए, जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। दोस्तों, मूल अधिकारों का अगर मानिए उल्लंघन होता है, आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, भारतीय संविधान में देखेंगे कि अनुच्छेद जो 12 से 35 तक जो चलता है, हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है भारतीय संविधान के भाग 3 में, जिसे हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो मानिए जो हमारे जो दिए गए 6 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार हैं, देखेंगे समता का अधिकार या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार,
और उसके पहले देखें 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद 29-30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 31 निश्चित हो गया, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों ये जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर इसका उल्लंघन होता है तो ये रिट जारी करती है। कौन करता है? तो दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। कौन करता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों करते हैं। उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें, यानी कि उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट, है ना, क्या कहते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय। यह आर्टिकल 32 का सहारा लिया जाता है वहाँ जाने के लिए। और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 226 के सहारे हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं। अब बात समझते हैं, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ से 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, और रिट जारी करके आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाता है, आपको न्याय दिलाया जाता है। वो 5 प्रकार की जो रिट होती है दोस्तों, वह पहली जो रिट होती है वह होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे जो दूसरी होती है परमादेश। ठीक ना, कौन सी होती है? परमादेश। तीसरी जो होती है प्रतिषेध। ठीक है, तीसरी जो रिट होती है प्रतिषेध होती है। और चौथी जो होती है ये होती है उत्प्रेषण। ठीक है, ये चौथी रिट जो होती है ये होती है उत्प्रेषण। और पांचवी जो होती है दोस्तों ये होती है आपकी अधिकार परीक्षा। कौन सी होती है? अधिकार परीक्षा। इस प्रकार आप कहेंगे कि ये 5 प्रकार के रिट जारी करके न्यायालय हमें मौलिक अधिकारों को लागू कराती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यह दोनों के द्वारा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन होगा कि दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के माध्यम से इसे दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए गणराज्य, यानी कि देखिएगा गणराज्य का मतलब क्या होता है, समझिएगा आप। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक, यानी राज्य का मुखिया क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा। राज्य का मुखिया वंशानुगत नहीं होगा। सही है, बिल्कुल बात सही है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? राज्य किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। बिल्कुल, यानी कि पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं तो किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में हम मान्यता नहीं देंगे। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का मतलब होता है सरकार का एक प्रकार जो जनता की इच्छा से अपने अधिकार प्राप्त करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ये लोकतंत्र का यही मतलब होता है कि सरकार का एक प्रकार जो जनता की इच्छा से अपने अधिकार प्राप्त करता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही मिला हुआ ही है। आपका ऑप्शन नंबर ए पे ही दिख जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार है कि वो लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था मतदान कर सकते हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार नहीं रखते हैं। तो उन्हें एक अधिकार है कि वह क्या कर देंगे, बताइएगा। देखिए जो उपाध्यक्ष, देखिए दरअसल अगर अध्यक्ष नहीं होंगे तो कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा। स्वाभाविक सी बात है। अगर लोकसभा में कौन बैठता है? स्पीकर बैठते हैं। अगर स्पीकर नहीं होंगे तो कौन बैठेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठेंगे, होता ही है। तो अगर ये देखिए उपाध्यक्ष अगर उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे होंगे तो बताइए वह एक कौन सा ऐसा काम होगा कि वह यहाँ पे करेंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो मत जब बराबरी हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, मानिए कि पक्ष विपक्ष का अगर वोट चल रहा है और यह जो निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये मत बराबरी की अवस्था में हो जाती है तो ये क्या करते हैं, ये मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, क्योंकि वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कर रहे होते हैं उपाध्यक्ष। तो जब मत की बराबरी हो जाती है इस अवस्था में यह निर्णायक मत का मतदान कर सकते हैं, निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही होगा। आइए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आज का अगला अर्थात अंतिम है ना, आज का अगला अर्थात अंतिम पूछा गया है आपसे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य को व्यादेश दिया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत देखेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 क में, है ना, अनुच्छेद 21 के ए में यह क्या प्रावधान किया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कितना? 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो ये बताइए कौन सा संविधान संशोधन होता है जिसके माध्यम से यह बात जोड़ी गई थी? 50वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 87वां या 92वां संविधान संशोधन?
तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 क में जो रखा गया है, प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये भारतीय संविधान में देखेंगे जो 86वां संविधान संशोधन होता है, और 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 2002 में हुआ था, है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से क्या कह दिया गया कि बच्चों को यानी कि अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और इसी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोग देखेंगे 51 क में एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा देने का जो मौलिक कर्तव्य होगा वह माता पिता का भी होगा, उसे शिक्षित करें। वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपका 86वां संविधान संशोधन ही होता है, ठीक है। और ये हम लोग जब देखते हैं बात कहीं भी अगर देखेंगे बच्चों की बात होती है, इनकी शिक्षा की बात होती है और माता पिता के कर्तव्य की बात होती है, तो भारतीय संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसी के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही आप सभी का। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। अगर समझ गए होंगे दोस्तों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है, और दोस्तों तक भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करके बताइए। आज के सेशन को हम लोग दोस्तों यहीं रखेंगे, हम लोग इसी तरह अपने सेट को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।